जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों सोचिए, भारत आ रहा एक इंडियन बाउंड वेसल अगर अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फिर से रोक लिया जाए तो फिर इसका असर सीधे तौर पर भारत के ऊपर पड़ेगा। कारण यही है कि भारत ने फिलहाल जो ईरानियन एनवॉय है उन्हें समन किया और बोला कि ये हमारे लिए कंसर्निंग सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ही दिन पहले दो भारतीय जहाजों को भी रोका गया था, वो भी इंडियन बाउंड वेसल्स थे। और यहां पर अभी फिर से एक रिपोर्ट जो आई है बीबीसी की तरफ से भी, वेस्टर्न मीडिया की भी तरफ से भी, जो उकसाने का काम करती ही करती है, उसके हिसाब से फिर से एक और भारतीय बाउंड वेसल को रोका गया है। और बस रोका नहीं गया है, यहां पर ईरानियन मिलिट्री जो है उन्होंने पहले तो उस कैप्चर मोमेंट को शूट किया कि किस तरीके से उन्होंने फायरिंग करी, और फायरिंग करने के बाद उन्हें वापस अपने जो नियरेस्ट पोर्ट है वहां पर ले गए। अपने आप में इतनी जो चीजें चल रही है, जो हलचल चल रही है, ये एक प्रकार से नया एक ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। भारत के ऊपर एक इसका अलग नेक्स्ट लेवल का इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर भारतीय जहाजों को रोका गया तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो अभी फिलहाल थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी थी, हमें एक आशा थी कि नहीं कोई ना कोई जहाज एलपीजी या फिर क्रूड ऑयल लेकर पहुंच जाएगा तो हमारी जो एक डिमांड चल रही है, सप्लाई है, वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं भारत भी फिर उन्हीं देशों में शुमार हो जाएगा, वैसे देश जो फिलहाल यूरोपियन में एनर्जी क्राइसिस झेल रहे हैं, इवन अमेरिका में भी एनर्जी क्राइसिस झेल रहे हैं। और अगर भारत में ऐसा कुछ होता है, आप समझ जाइए, अगर भारत में कुछ होता है तो जनता तो अगले ही सेकंड पैनिक मोड में आ जाती है और वो बस सोचती है कि बस मेरी जरूरत पूरी हो जाए, मुझे क्या ही करना अगले से। तो यहां पर पूरा देश एनर्जी क्राइसिस में आ सकता है। पूरा वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अभी भी देखेंगे जो हेडलाइंस जनरेट हो रही है कि यहां पर चर्चा वही हो रही है कि ईरान से ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि वो इंडियन बाउंड वेसल्स के ऊपर अटैक करे, लेकिन यहां पर ईरान का अपना एक अलग जस्टिफिकेशन आया है और वेस्टर्न मीडिया का एज यूजुअल अपना एक अलग पीओवी है। दोनों का अपन समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल दिया है दोस्तों, अगर आपने अभी भी इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे सिंपली आपको स्कैन करना है, आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी से रिलेटेड हमारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स जो अपलोड होती है वो भी आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, और इसी तरीके की वीडियोस भी आपको उस पर लगातार मिलते रहेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा बूस्ट हो सके। अब यहां पर देखिएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो 22 अप्रैल 2026 की बात है, यहां पर आईआरजीसी ने दो कंटेनर वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक पास कैप्चर किया है और यह बोला है कि यहां पर उन्होंने हमारा ईरान का जो एक मैरीटाइम रेगुलेशन है उसका वायलेशन किया। अब ईरान की तरफ से यह जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि जो दो वेसल से पकड़े हैं, एक का नाम है एपामी नोंडास जिस पर लाइबेरिया का फ्लैग था। इंडियन बाउंड वेसल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह भारत के गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की तरफ जा रहा था, जैसे बाद में सीज किया गया और एस्कोर्ट करते हुए ईरान का जो नियरेस्ट वहां पर पोर्ट है बंदर अब्बास के पास, वहां पर इसे ले गए। और साथ ही साथ यहां पर जो दूसरा वेसल उसका नाम है एमएससी फ्रांसिस्का, इसमें पनामा का फ्लैग था। यह भी जो डेस्टिनेशन था इसका इंडियन पर्शियन गल्फ होते हुए मेडिटेरेनियन था। इसे भी सीज करके एस्कोर्ट करते हुए कहां ले गए ये लोग? बंदर अब्बास में ले गए। अब हुआ क्या था, ईरान ने सिर्फ एस्कोर्ट नहीं किया, ईरान ने सबसे पहले तो ओपन फायर किया। अब वैसे तो यहां पर जो 3 जहाज पकड़े गए हैं उनके जो क्रू मेंबर्स है वो सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन एस्कोर्ट करते हुए ईरान इन्हें अपने पोर्ट ले गया है। अब आपको समझना होगा यहां पर कि यहां पर सिर्फ फिलहाल एक प्रकार से हॉल्ट हुआ है। पहली बात तो इन दो वेसल्स का क्यों हुआ है, क्योंकि ईरानियन अथॉरिटीज ये बोल रही है कि इन्होंने क्लियरली हमारा जो एक मैरीटाइम रेगुलेशन है उसका वायलेशन किया। अब देखिए ईरान की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन आया है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो ईरान ये बोल रहा है तस्नीम न्यूज एजेंसी के माध्यम से कि जो वेसल्स थे वो अनऑथराइज्ड पैसेज के थ्रू जा रहे थे, मतलब उनके पास वो नेसेसरी परमिट्स नहीं थे जो ईरानियन अथॉरिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं। पहला उन्होंने ये एलिगेशन लगाया, दूसरा एलिगेशन लगाया एआईएस मैनिपुलेशन का, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब यहां पर मैरीटाइम नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हुए ताकि ईरानियन अथॉरिटीज के डिटेक्शन में ना आए, उस तरीके से ये लोग जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एआईएस मैनिपुलेशन का यहां पर एलिगेशन लगाया गया ईरानियन अथॉरिटीज की तरफ से। देन यहां पर बताया ये गया है कि सेफ्टी वायलेशंस भी हुए हैं, मतलब जो हमारे द्वारा ऑर्डर एंड सिक्योरिटी भी प्लेस की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो हमारे अंदर और हमारे कंट्रोल में है, उसका भी वायलेशन किया गया है। तो ये एक प्रकार से ईरान की तरफ से जस्टिफिकेशन दिया गया है। लेकिन फिलहाल इस जस्टिफिकेशन के बाद जो अभी करंट सिचुएशन फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बन चुकी है ना, वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल बन चुकी है। क्योंकि वैसे भी देखा जाए कि अगर कुछ भी
मान लीजिए किसी भी तरीके का थोड़ा भी हॉल्ट होता है तो यहां पर सीधा उसका इंपैक्ट पड़ता है सप्लाई चेन में। और आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल भारत की जो कंडीशन थी कुछ लंबे समय से वो थोड़ी बहुत तो स्टेबल थी और चल रही थी। मतलब हमें यह आशा रहती थी कि कोई ना कोई भारतीय जहाज एलपीजी या फिर क्रूड ऑयल लेकर भारत तो पहुंच ही जाएगा। और जो 150 करोड़ वाली जनसंख्या है जिसमें हर तरीके के लोग रहते हैं, सिविलाइज कम अनसिविलाइज ज्यादा, उनकी जरूरतों को वो पूरा कर लेगा। तो भारत की जो जनता है वो पैनिक मोड में नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसे ही वेसल्स को रोकते रहा कौन, ईरान और आईआरजीसी, तो ये संकट हमारे लिए भी गहरा सकता है। फिर कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, वो ज्यादा कोई बड़ा कदम फिर उठाने में सक्षम नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर भारत जो कदम उठा रहा है वो स्टिल डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है। आपने देखा भी होगा कि हम फिलहाल वेट ही कर रहे हैं कि फिलहाल और आगे क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पर दो वेसल तो थे, एक और वेसल का नाम मैं आपको बता रहा हूं, एमएससी फ्रांसिस्का और इपामी नोडस जो है जिसमें लाइबेरिया का झंडा है, लेकिन ये इंडियन बाउंड वेसल था। इसके अलावा एक और वेसल को भी रोका गया है। तो अब यहां पर देखिए जो रियलिटी और जस्टिफिकेशन है, फिलहाल ईरान का व्यू क्या है और ग्लोबल व्यू क्या है, मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि जब भी अपन ग्लोबल व्यू की बात करते हैं ना, तो कुल मिला के यहां बात आती है वेस्टर्न व्यू की। और जब अपन वेस्टर्न व्यू की बात करते हैं, मतलब एक तरफा व्यू की बात हो रही है कि जो वेस्ट के लिए भला वो दुनिया के लिए भला, लेकिन जो वेस्ट के लिए भला नहीं वो दुनिया के लिए भी भला नहीं। मतलब ये जो एक व्यू चलता है, जैसे एस जयशंकर जी ने खुद कहा था कि जो वेस्ट की प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन जो दुनिया की प्रॉब्लम है उसे वेस्ट से कुछ लेना देना, या वेस्ट कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो यहां पर कुल मिला के जो ग्लोबल व्यू है वो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिलहाल इसे समझिएगा। ईरान का व्यू तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ईरान ये बोल रहा है कि जो एक्शन लिया गया वो हमारी तरफ से एक लीगल एनफोर्समेंट था, क्योंकि यहां पर वायलेशंस थे, काफी बड़े बड़े वायलेशंस थे, मैरीटाइम रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए जा रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये सारी चीजें हैं। और यहां पर क्लियरली वायलेटर्स बोला है, साथ ही साथ एआईएस के इश्यू को भी बोला है कि भैया ये लोग हमारे डिटेक्शन से बचकर जाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें कैप्चर किया है। तो यहां पर सिक्योरिटी रिस्क का ईरान ने बोला है। और लास्ट में बोला है कि भैया एक और चीज है, यहां पर जो हमारा इंटेंट है फिलहाल वो हमारा क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके चलना, जैसा कि करते आया भी है। और आपको ध्यान होगा भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में अभी फिलहाल सीज फायर है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी जो है फिलहाल वो ईरान के पास ही है। लेकिन वेस्ट क्या बोल रहा है कि भैया कंट्रोल करने के बहाने ये एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये एक डिस्प्यूटेड क्लेम है। मतलब यहां पर एआईएस मैनिपुलेशन जो है वो एक डिस्प्यूटेड क्लेम है, ऐसा संभव भी नहीं है। और तीसरा यहां पर यह बोला गया है कि ये कमर्शियल वेसल्स को रोकने का प्रयास किया गया है। अपने आप में ये जो एक है इंटेंट ईरान का, ये एक अग्रेसिव सीजर बताता है। तो ये वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर ईरान का जस्टिफिकेशन वर्सेस वेस्ट का जस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके से। और देखिए कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, हम उस मसले की बात कर रहे हैं और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं जो दुनिया की नस है। जैसा कि हर एक वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जाता है कि जो चोक पॉइंट है वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल चोक पॉइंट है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वैसे तो जितने भी चोक पॉइंट है अपने आप में सारे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो ये तो सबके गले की ही नस है। अकेले अगर भारत की बात की जाए या पूरी दुनिया की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं 20% अगर क्रूड ऑयल उससे पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। भारत, यूरोप जैसे देशों की अगर अभी भी 80% उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ हमारे गले की नस नहीं, पूरी दुनिया के गले की नस है। तो यहां पर वही बात बताई जा रही, क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल ट्रेड 20% पास होता है, डेली शिप 100+ है, की सप्लायर कौन है, गल्फ कंट्रीज, और वहीं पर तबाही मच रही है। कुल मिला के यहां पर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज ग्लोबल शॉक तो जनरेट कर ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो 3 वेसल है, मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूं। पहला है यहां पर एपामी नोंडास, जो लाइबेरिया का फ्लैग लिए इंडियन बाउंड वेसल था, गुजरात की कोस्ट तरफ जा रहा था। दूसरा है एमएससी फ्रांसिस्का और तीसरा है यूफोरिया। अब इन 3 को टारगेट किया गया कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताता हूं कि एक के ऊपर फायरिंग की गई, 2 अपने आप लौट गए, बाकी ये 3 जहाजों को इसी लोकेशन पर ईरान ने ट्रेस किया है और इन्हें वापस ले गए हैं ये बंदर अब्बास पोर्ट, जहां पर अब होगा क्या, इनको कैप्चर करने के बाद, इनको सीज करने के बाद इनका प्रॉपर अब पूरे कार्गो की जांच होगी और डॉक्यूमेंटेशंस की जांच होगी। क्योंकि यहां पर मैं एक चीज बता दूं आपको कि भले ही सीज किया है, लेकिन तीनों ही जहाज के जो क्रू मेंबर्स है वो सेफ भी है।
और हर एक देश ये चाहता है कि जो भी चीज चलती रहे लेकिन क्रू मेंबर से सेफ रहना चाहिए, क्योंकि जो जहाज फिलहाल आप देख रहे हैं भले ही इंडियन बाउंड है, लाइबेरिया का है, लेकिन अलग अलग देशों के यहां पर सारे लोग रहते हैं, तो अपने आप में ये हर एक देश के लिए चिंता का विषय बन जाता है। अब ईरान क्यों ये एक्शन ले रहा है आपको तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो जिस तरीके से टेंशन चल रहे हैं उसके यूएस के साथ, इजराइल के साथ, जो एक मिलिट्री एस्केलेशन हुआ है, मतलब अपने यहां पर ईरान चोक पॉइंट को कंट्रोल करके एक नया पावर फिर से बनना चाह रहा है। अब आप देखिए यहां पर आईआरजीसी की तरफ से भले ही किसी भी प्रकार के यहां पर जस्टिफिकेशन आ रहे हो, लेकिन हां एक बात तो तय है कि जो पहले ओकेशनल थ्रेट्स होती थी हमारे लिए और जो जहाज हमारे सेफ ट्रांजिट हो जाते थे, जो एक पूरी सप्लाई चेन थी, चाहे वो ऑयल की हो, एलपीजी की हो, वो थोड़ी बहुत स्टेबल थी, वो अब क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब सीजर्स की रिपोर्टिंग जो है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहां पर जो पहले थोड़े बहुत ओकेशनल इंसिडेंट होते थे, अब उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गई है, वो अब अपने आप में एक्टिव इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जिसमें भारत भी अब सफर कर रहा है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि अभी भी उस पर्टिकुलर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, हमारा जो ऑयल है वो 85% हमारी डिपेंडेंसी है। कारण यही है कि भारत ने क्या किया, ईरानियन एनवॉय को बुलाया और बोला है कि हमारे लिए डीप कंसर्न है, क्योंकि 2 ऑयल टैंकर प्रिवेंट हुए थे और उसके बाद उसके ऊपर भी हमला हुआ था। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हमारे लिए चिंता वाली बात है, और हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी चिंता वाली बात है, क्योंकि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो चुका है। अब यहां पर भारत क्या स्टेप लेगा, क्या डिप्लोमेसी अडॉप्ट करता है, ये आपको एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल अगर भारत की स्थिति और यूरोप की स्थिति को भी आप कंपेयर करें तो यहां पर देखिएगा ऑयल डिपेंडेंसी दोनों की हाई है। भारत में अभी इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा प्राइस राइज के साथ पड़ सकता है, लेकिन यूरोप में जो पड़ेगा फ्यूल शॉर्टेज रिस्क पड़ सकती है। और आपने देखा भी होगा, एक वीडियो इसके पहले पोस्ट भी किया है कि यूरोप में तो अब एविएशन फ्यूल जो बचा है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर 6 हफ्ते का बचा है। तो आप समझ सकते हैं यूरोप में भी, यूरोप के जो मोर देन 35+ कंट्री, उसकी मैं बात बता रहा हूं, तो मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो भारत का अगर बात की जाए तो मॉडरेट इंपैक्ट है, लेकिन यूरोप में तो भैया सीवियर रिस्क है। तो यहां पर अब भारत जो है ना, कुल मिला के मैरीटाइम सिक्योरिटी रिस्क की तरफ बढ़ चुका है। और अब यहां पर शिपिंग जो कंपनीज है वो काफी ज्यादा कॉशियस हो चुकी है। भारत भी अब अपनी नेवल जो प्रेजेंस है उसे वो बढ़ाएगा, ताकि किसी प्रकार का एस्केलेशन का रिस्क जो है ना वो कम हो जाए, बढ़े ना। भारत उसे कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट की, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और जो अभी भी उसे कंट्रोल कर रहा है, आपने देखा भी है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को वही इंफ्लुएंस कर रहा है। कुल मिला के अभी भी जो अपन स्टेटमेंट बोलते हैं कि जिसके पास तेल वही सुपर पावर, वही स्थिति बनी हुई है। कुल मिला के अभी फिलहाल भारत के ऊपर इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, लेकिन सिचुएशन जो है वो वोलेटाइल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भारत भी इसमें शुमार हो जाए, शामिल हो जाए। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में इसके जो आज हलचल हुई है, जो चल रही है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से आपका क्या सोचना है, भारत को क्या कदम लेना चाहिए।